सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जंगबंदी में तोसी के अमरीकी फैसले से खित्ते की सूरत हाल एक नहायत अहम मोड़ पर आ गई है और इस पेशरफ में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मजीद नुमायां होकर सामने आई हैं, जो पाकिस्तानी कौम के लिए एक सरमाया इफ्तिखार भी है। एक ऐसे वक्त में जब हालात इंतहाई कशीदा हो चुके थे और दुनिया शिद्दत से इस खदशे का इजहार कर रही थी कि अगर जंगबंदी ख़त्म हुई तो खित्ता एक नई तबाही, खूंरेजी और गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ बढ़ सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में पाकिस्तान ने तहम्मुल, तदब्बुर और मुतहर्रिक सिफारतकारी कामयाब नमूना एक पेश करके दिखा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी क़यादत से मुसलसल राब्ते किए, अहम कैपिटल्स तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुँचाया और उन्हें ये बावर कराया कि कशीदगी का हल मैदान जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की मेज़ पर है। इस दौरान दफ्तर ख़ारजा ने भी खामोश मगर मौसर अंदाज में मुसलसल सिफारतकारी की सरगर्मियाँ जारी रखी और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने डेडलाइन ख़त्म होने से पहले नहायत बरवक्त और अहम सिफारती राब्ते किए, जिससे एतमाद साजी का माहौल पैदा हुआ, जो बिलाखिर फैसला कुन साबित हुआ, जिसका एतराफ़ प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जंगबंदी ऐलान में भी किया है। यही वजह है कि अमरीकी सदर ने जंगबंदी को सिर्फ वक्ती तौर पर आगे नहीं बढ़ाया बल्कि उसे ओपन एंडेड रखा है ताकि सिफारतकारी को मज़ीद वक्त मिले और कोई देर पा समझौता सामने आ सके। ये फैसला इस बात का सबूत है कि अमेरिका ने भी इस मरहले पर ताकत के बजाय मुज़ाकरात को ही वाहिद रास्ता समझा है, जबकि पाकिस्तान ने इस मौके पर एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक बार फिर ख़ुद को मनवाया है और अपने अमल से ये पैगाम दिया कि संजीदगी से, दुरुस्त हिकमत अमली से और बरवक्त इक़दामात से बड़े बड़े बहरानों को रोका जा सकता है। अब अगर हम वसी तनाजुर में देखें तो ये सिर्फ जंगबंदी में तोसी का मामला नहीं बल्कि पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी एतमाद, इलाकाई अहमियत और सिफारती वज़न का ज़बरदस्त इजहार है, जिसकी वजह से आज दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान सिर्फ मामलात पर नज़र नहीं रखता बल्कि मुश्किल तरीन मौके पर हल का हिस्सा भी बनता है। और यही वो पहलू है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को खित्ते के अमन, इस्तेहकाम और मुस्तकबिल की तश्कील में मज़ीद मौसर मकाम दे सकता है। इस अहम कौमी कामयाबी और आगे के सिफारती मराहिल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवाना अब्बासी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, डिफेंस एनालिस्ट, जावेद मलिक साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे बातचीत का आगाज़ करना चाहूँगा। मुझे ये बताएं कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जंगबंदी में तोसी ना करते तो ज़ाहिर है जंग दोबारा शुरू हो जाती, जो कि खित्ते की और सिक्योरिटी की सूरत हाल के लिए बहुत एक नुकसानदेह और तबाहकुन हो सकती थी। कितना इम्पॉर्टेंट फ़ैसला पाकिस्तान की लीडरशिप का इस सीज़ फायर की टाइम लाइन को बढ़ाने का? आई थिंक आदिल, ये बहुत ही बड़ा फ़ैसला, बहुत मौसर फ़ैसला और बर वक्त फ़ैसला था और ये फील्ड मार्शल ने यकीन करें ईरानी लीडरशिप से, अमेरिकन प्रेसिडेंट से स्पेशली बात की, उनको कन्विंस किया कि ये आप इस जंगबंदी को जो है इसको एक्सटेंड कर दें टिल द टाइम मुज़ाकरात जारी हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी होपफुल कि जिस तरीके से उन्होंने इतनी मेहनत की है, खुलूस दिल से, खुलूस नीयत से, सिंसेरिटी से, बहुत सोच समझ के मेचोरिटी के साथ, आई थिंक इसकी मिसाल नहीं मिलती है। और यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप भी उन पर ट्रस्ट करते हैं, अमेरिका एज ए होल ट्रस्ट करता है, ईरानी लीडरशिप और ईरान ट्रस्ट करता है और इसीलिए इस बात को जंगबंदी एक्सटेंड हुई। और ये बात याद रखेंगे 2-3 दिन जिनमें डिले हुआ, स्टेलमेंट हुई है, डोंट थिंक इस पर खामोशी है। फील्ड मार्शल इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू रिजॉल्व, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ जिन निकात पे भी इरिटेंट्स हैं, जहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स है, ये उस पर भी काम किया जा रहा है। जाहिर है दोनों हुकूमतों से कि जो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अमेरिका को बताते हैं, अमेरिका के जो हैं वो ईरान को बताते हैं, दैन कोई ना कोई हल निकालते हैं। और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक अब जो है ना वो एग्रीमेंट हो चुका होगा, क्योंकि ये स्टेलमेंट का पीरियड जो ऐसे बैठे हुए इसमें इसको यूटिलाइज़ किया गया होगा इन मुज़ाकरात को हल करने के लिए, किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए, ताकि जब फ्राइडे को या सैटरडे को जब भी
मुज़ाकरात होते हैं तो उस वक्त वहाँ पर फाइनल ड्राफ्ट बने और इसको मंतकी अंजाम पे पहुँचाया जाए। और इसके लिए मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल ने ये भी प्रेसिडेंट ट्रम्प से बात की है कि आप अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर नेवल ब्लॉकेट जो है आपने ईरान का किया हुआ उसको इमीडिएटली रिमूव करें एज ए गुड विल जेस्चर। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि ईरान विल आल्सो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ का भी ब्लॉकेट ख़त्म करेगा और एक जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। इससे भी बड़े जो एक स्टेलमेंट हुआ है, हर तरफ के जहाज़ रुके हुए हैं, शिप रुके हुए हैं, दैट इज़ कॉजिंग ट्रेमेंडस इकोनॉमिक एनर्जी क्राइसिस। मुल्कों के अंदर लाइनें लग रही हैं पेट्रोल की, गैस की लेने के लिए, और उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जो हो रहे हैं वो एक बियॉन्ड इमेजिनेशन है। आई थिंक जो कारनामा फील्ड मार्शल थे यासीन और हुकूमत पाकिस्तान ने की है और कर रही है, ये रहती सदियों तक याद रखा जाएगा कि एक सुपर पावर का साथ ईरान का तस्वीर जो 47 ईयर से जो एक मिस के अंडरस्टैंडिंग थी, मिसकंसेप्शन था, मिसट्रस्ट था, उसको आपने 2 हफ्ते के अंदर ला के उनको टेबल पे बिठा दिया, क्रॉस द टेबल, और फैसिलिटेट किया कि वो अपनी तरह जो भी ग्रीवेंसीज है उनको दूर करें। और बड़े अच्छे माहौल में पहली टर्म जो थी वो ख़त्म हुई और उसके बाद दूसरी टर्म के लिए भी ये जो स्टेलमेंट का पीरियड 3-4 दिन का हुआ है, आई एम श्योर कि इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया गया होगा, ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ मुज़ाकरात। और आप जब बैठेंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक इरिटेंट्स ख़त्म हो गए होंगे। आप जो बैठेंगे इरिटेंट्स काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके हैं। मलिक साहब ये बताएं कि ये जो जंगबंदी में तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ़ैसला हो गया जो कि दुनिया के लिए, इस रीजन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट या मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए इस मसले में एक रोल प्ले किया है, हाउ डू यू सी दिस? जी आदिल भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि मैं एको करूँगा उन तमाम सेंटिमेंट्स को जो आपने जिसका जिक्र किया। देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी में देखता आया हूँ पाकिस्तान की सफारती जर्नी को। मैं समझता हूँ कि ये जो डिप्लोमेटिक अचीवमेंट फील्ड मार्शल साहब की अभी हुई है, इसको अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें तो दरअसल पाकिस्तान की जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के अंदर वसअत आई है, ये उसकी एक मेन रीज़न है। देखिए, आपको याद होगा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का एक लंच हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। पाकिस्तान की जो सफारती तारीख को लोग बगौर देखते हैं, वो आपको बताएंगे कि हमारी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप किसी हद तक सर्द मोहरी का शिकार रही है। ऑल्दो वी ऑलवेज वांटेड अ वेरी डीप रूटेड रिलेशनशिप, बट समहाउ हमें ये बताया जाता था कि आप या चाइनीज़ ब्लॉक में रह सकते हैं या अमेरिकन ब्लॉक में रह सकते हैं। लेकिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने बहुत हुनरमंदी के साथ जो है एक डिप्लोमेटिक बैलेंस को बरकरार रखा, और अब हमारी रिलेशनशिप जो है वो, क्योंकि हमने एक पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गुडविल डेवलप की है अमेरिका के साथ, तो हम इस पोजीशन में आए हैं जिस पोजीशन के ऊपर आज हम आके ये नेगोशिएट करवा रहे हैं। तो देखिए, वो एक डिप्लोमेटिक गुडविल को पॉजिटिवली यूटिलाइज करके आप उस पॉइंट पे खड़े थे जब आपके ऊपर एक ऐसे स्टेटमेंट्स आ रही थी कि एक सिविलाइजेशन तबाह होने वाली है। वहां से वो उसको मोड़ के लाए टेबल के ऊपर और एक डिस्कशंस का आगाज शुरू हुआ। मेरी नज़र में पहला राउंड ऑफ टॉक्स पॉजिटिव था। दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स में जो अभी डिले है, मैं उसको, इसकी 2 वजूहात मेरी नज़र में है। मेरी कुछ बात हुई है आदिल भाई कुछ लोगों के साथ जो इस प्रोसेस के करीब हैं, वो ये बता रहे हैं कि देखिए, ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल डिप्लोमेट जो उनकी जो गवर्नमेंट का जो एक पावर स्ट्रक्चर है ना, उसके ऊपर हमें उसको समझना पड़ेगा। वो एक नॉर्मल नहीं है। वहाँ पे देखिए, एक तो वो लोग हैं जो सिविलियन हमारे पास आए थे मिलने के लिए इस्लामाबाद में, आपको याद होगा, जो स्पीकर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, उनके प्रेसिडेंट साहब भी हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट आदिल भाई, जी जी जी, लेकिन आदिल भाई जो उनके यहाँ जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वो है IRGC, जिसको पासदाराने इनकलाब कहते हैं। ये एक नजरियाती वहाँ पे कोर है, ब्रिगेडियर साहब जानते होंगे। इनका काम है, ये ज़रा थोड़ा सा हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं। अब जो गालिबाफ साहब हैं, इनके अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो ये मेयर ऑफ तेहरान बनने से पहले ये भी उसका हिस्सा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि वो जो पासदाराने इनकलाब हैं वो एक हार्ड लाइन अप्रोच रखते हैं। वो इस मसले को डिप्लोमेटिकली हल होने के हवाले से कुछ उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यानी वो एक डिफरेंट अप्रोच है उनकी ऑल टुगेदर। गवर्नेंस पे भी मॉडल जो उनका है वो डिफरेंट है। और उनका एक और उसमें प्रॉब्लम है आदिल भाई, वहाँ पे ये है कि देखिए, जो उनके सुप्रीम, वो जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को। अब सुप्रीम लीडर जो है ख़ामेनी साहब, आपको पता है वो तो दुनिया में नहीं रहे। जो उनके जानशीन थे, यानी जो मुश्तबा ख़ामेनी साहब, उनके हवाले से भी कुछ कन्फ्यूजन है कि वो
यानी उनके साथ कम्युनिकेशन कैसे है, वेदर ही इज ओके, वेदर ही इज नॉट, तो एक तरह से लैक ऑफ क्लैरिटी है, जिसकी वजह से कुछ अभी तक उनको कन्विंस करने में वक्त लग रहा है कि जो एक होलिस्टिक पीस सेटलमेंट हो, उसके अंदर उनकी भी तायीद हासिल हो, जो सुप्रीम कमांडर है उनकी भी, और IRGC कल फिर उसको यानी डिसरप्ट ना करे। तो इस हवाले से कुछ डिले हुआ है। आप जानते हैं फील्ड मार्शल साहब जब गए थे वहां पे, वो गालिबन एक दिन के लिए गए थे, लेकिन उनको रुकना पड़ा 1-2 दिन। तो वो इसी चीज का तसलसल था कि वो जो डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं उनको किस तरह अलाइन किया जाए, ताकि जब राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में होता है तो वो कंक्लूसिव हो। आप जानते हैं पहले राउंड ऑफ टॉक्स के बाद किसी हद तक कुछ लोगों ने कहा था कि जी ये राउंड ऑफ टॉक्स जो है कोई रिजल्ट नहीं निकला। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था कि देखिए 50 साल के प्रॉब्लम को एक सेशन में हल नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हुई हैं दुनिया भर की, जैसे बिगेर साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया में है, तो पीपल आर लाइक काइंड ऑफ गोइंग थ्रू अ फटीग ऑफ दिस। ये कह चाह रहे हैं I think we lost your signal. निकले दुनिया भर में, तो सेकंड राउंड हैज टू बी कंक्लूसिव, तो उसको हम करने की। बट अपेरेंटली फिर मलिक साहब मुझे आपकी बात से ये अंदाजा हो रहा है कि अपेरेंटली फिर ये अगर कोई इरिटेंट्स हैं भी तो ये फिर बेहतर बात है कि वो रिजॉल्व हों और फिर उसके बाद इनकी सिटिंग हो, ताकि सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड। सो इससे बेहतर है कि अगर सेकंड राउंड से पहले जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप जिस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो अगर वो इरिटेंट्स निकल जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है कि सेकंड राउंड बड़ा कंक्लूसिव होगा और बड़ा इंप्रेसिव होगा। जी आदिल भाई, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि जैसे कि ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि पहले राउंड के बाद गालिबन खामोशी हो गई थी, ऐसा नहीं है। हमारे जो बहुत ही हुनरमंद सफारतकार हैं पाकिस्तान में, चाहे वो फॉरेन ऑफिस से हों या वो हमारे फील्ड मार्शल की क़यादत में जो टीम काम कर रही है, वो ऑब्वियसली वो कहते हैं बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, दैट्स दे वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट अ सोल्यूशन। लेकिन एक बहुत ही पेचीदा प्रॉब्लम है, प्लस आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रंप की एक मुनफरिद स्टाइल है, उनकी स्टेटमेंट्स जब आती हैं तो वो भी किसी हद तक वहाँ पे इरिटेंट क्रिएट करती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग दानिशमंदी से उनकी स्टेटमेंट को देखते हैं वो ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी स्टेटमेंट में रेटरिक भी होती है, लेकिन रियलिटी के अंदर वो एक जो है वो और लोकल ऑडियंस को वो एड्रेस करने की और अपनी सपोर्ट बेस को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आई एम गोना गेट अ गुड डील, मैं कोई हल्का सौदा नहीं कर रहा, जस्ट टू कन्विंस देम, अदरवाइज क्यों डायलॉग पे बैठेंगे और अपने वाइस प्रेसिडेंट को दोबारा भेजेंगे। आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताइएगा कि जो अभी मलिक साहब भी बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है सेकंड राउंड से पहले जो इरिटेंट्स हैं उनको निकालने के लिए डे नाइट वर्किंग हो रही है, बैक एंड पे बहुत ज़्यादा डायलॉग बातचीत सारी हो रही है। और अभी जो मलिक साहब ने हवाला दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स जो हैं, ज़ाहिर हम समझते हैं वो लोकल ऑडियंस के लिए है या जो उनकी एक सपोर्ट बेस है उसके लिए, इंटरनेशनल भी, कि भाई मैं बिल्कुल घबराया नहीं हूँ, लेकिन चूँकि दुनिया के मफाद में यही है कि ईरान जो है वो अच्छी डील कर ले, ईरान के मफाद में यही है कि ईरान अच्छी डील कर ले। सो ये जो ईरान की जानिब से अमेरिकन मिक्स सिग्नल्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स को ही आप ले लें, उनकी ट्वीट्स को ही ले लें, उस पर जो रिजर्वेशन सामने आई हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में, बड़े टेंस और टफ इन्वायरमेंट में पाकिस्तान की जो लास्ट एफर्ट्स हैं, हाउ डू यू सी दिस? सबसे पहली बात तो ये है कि लास्ट जो आपका पॉइंट है उसको पहले ले आते हैं। पाकिस्तान की थ्रू आउट जो फ्रॉम द आउटसेट एफर्ट्स रही हैं वो बहुत ही शानदार रही हैं, काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान ने एक मैच्योर और स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया है और जिसको पूरी दुनिया ने सराहा है और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब जो आगे का रास्ता है वो इतना आसान नहीं है, काफी कठिन रास्ता है। उस रास्ते के अंदर पाकिस्तान तनहा नहीं चल सकता और दोनों जो हाईली मिसट्रस्ट बेस्ड कंफ्लिक्टिंग पार्टीज हैं। डॉक्टर साहब आपकी आवाज़, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको रिकनेक्ट करें। जब तक मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आप फिर पॉइंट ऑफ व्यू इस पर लेंगे, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। उसके बाद डॉक्टर अब्बासी हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहना चाह रही हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, जंग बंदी में अब ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि तोसी तो हो गई है, लेकिन दोनों फरीकों को मुज़ाकरात पर लाना अब एक बहुत बड़ा टास्क है। आप क्या देखते हैं, आपकी इस पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अभी अगर हम देखें प्रेसिडेंट ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया है कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद फ्राइडे तक ये पीस प्रोसेस रिस्टोर हो सकता है, इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपकी क्या इस पर रिजर्वेशंस क्या हैं और एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
देखें आदिल, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये 3-4 दिन का जो स्टेलमेंट था, एक ने फील्ड मार्शल ने और आई एम श्योर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इन्होंने मिलके बहुत प्रोग्रेस की होगी, दोनों साइड पे बात की होगी, डिस्कस किया होगा, दोनों का नुक्ता नज़र बताया होगा, एक दूसरे को ब्रीफ किया होगा, उधर से पॉइंट पे जाके उनको बताए होंगे, ताकि जो इरिटेंट्स है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो गए। जो वो कह रहे हैं फ्राइडे को बात हो सकती है, उनका लहजा भी बड़ा नरम था और मुझे तो यही लगता है कल शायद किसी वक्त वो ये जो ब्लॉकेट है नेवल ये भी ख़त्म कर दें प्रेसिडेंट ट्रम्प, और उसी के साथ गुडविल जेस्चर के पर ईरान जो है वो इसका स्ट्रेट फॉरमोस का ब्लॉकेट ख़त्म करे, जिससे वहाँ की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। बिकॉज ईरान को भी काफ़ी तकलीफ़ हो रही है कि जो उनकी वहाँ से कोई शिप नहीं निकल सकता, जो ऑयल है वो भी बाकी दुनिया के जा रहे हैं, इनका बिल्कुल ब्लॉकेट किया हुआ है। इससे एक बड़ा साजगार माहौल पैदा होगा और इसके साथ साथ बाकी जो पॉइंट्स हैं जिनमें जहाँ भी कहीं कभी कन्वर्जेंस नहीं थी वो भी डिस्कस हो रहे होंगे, और बाय द टाइम ये फ्राइडे को ये डिसाइड होता है कि व्हेन दे आर कमिंग, या फ्राइडे की रात को आ रहे हैं, किस वक्त आ रहे हैं, उस वक्त तक काफ़ी हद तक मेरे ये तमाम जो पॉइंट्स दोनों साइडों के थे वो कन्वर्ज हो गए होंगे, फैसला हो गया होगा। और जब ये इस्लामाबाद आएंगे तो उसके बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, उसको दोनों पार्टी को दिखाने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा, पेपर तैयार होगा, उसको साइन भी कर दिया जाएगा। सो ये 3-4 दिन का जो स्टेलमेंट पीरियड है इसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया होगा फील्ड मार्शल ने भी और हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर, बिकॉज ये डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर है, ताकि इसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। आई विश के इस तरीके से इस्तेमाल किया गया ताकि जब अब इसके बाद बैठे तो आपको गलती की गुंजाइश नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ पर इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि इसके बाद और ज़रूरत है छिटेंगी, यहीं पर सारी हद तक ये मसाइल हल हो जाएंगे और बैठ के ये एक ड्राफ्ट तैयार होगा, दोनों साइड देख लेंगी, अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद इसको कोर्ट को साइन किया जाएगा और इट विल बी बिगेस्ट न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे, रडार पे विल हैव अ स्पेशल प्लेस, और उसमें सबसे नुमायां जो होंगे हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर होंगे। जिस तरीके से उन्होंने एक्चुअली लेट मी टेल यू मार के हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने इतनी बड़ी फ़ौज को शिकस्त फाश दी है, वहाँ सब पाकिस्तान की और पाकिस्तान मिलिट्री की जर्नी टुवर्ड्स हाइट स्टार्ट हो गई थी। इंडिया आइसोलेट होता गया, पाकिस्तान रीजनल स्टेबलाइज़र बन गया। फिर जो लंच बनाया जावेद मलिक साहब ने जो बताया, वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर जो उनको किया ट्रम्प को, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड लाइकिंग फील्ड मार्शल, और वहाँ से डेवलप हुई अंडरस्टैंडिंग और वो कल्बिनेट होगी अब आके। और इसके बाद के जो फ़ायदे होंगे मेरे ख्याल में वो भी बहुत अच्छे होंगे, डिविडेंड्स होंगे जब ये अकॉर्ड साइन हो जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत ट्रेड में मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट या अफगानिस्तान इशू जो है ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान ख़ास तौर पर अमेरिका जो पाकिस्तान को देखता था इंडिया के प्रिज्म थे, मेरे ख्याल में अब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगी एंड इंडिया विल बी सब्ट्रैक्ट, और साथ वो जो प्रॉक्सी तो यूज़ कर रहा है उस पर भी शायद प्रेशर हो, और इंडिया अफगानिस्तान की जो प्रॉब्लम है ये अफगान रजीम की वो भी काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगी। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मेरे ख्याल में इट शुड बी प्राइज मनी, अगर हम इसको पाकिस्तान के लिए समझे तो इट शुड बी बिगर सक्सेस। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से ईरान के जो इंटरनल इश्यूज़ हैं और डिसीजन मेकिंग का जो वो समझते हैं कि वहाँ इस वक्त क्राइसिस है, उसको बेस बनाकर ये फ़ैसला किया गया है। सो कितना इम्कान, इजरा अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि वहाँ ज़ाहिर उनका जो सिस्टम है वो IRGC का अप्रूवल लेना हो या सुप्रीम लीडर की अप्रूवल लेनी हो, ज़ाहिर है 3 ये अलग-अलग तरीके से काम करते हैं सिस्टम्स इनके। सो आपको कितना लगता है कि जो प्रपोजल्स जो अंडर डिस्कशन हैं वो काबिल कबूल होंगे? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बात की है कि फ्राइडे तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ईरान के साथ डील हो जाए और डायलॉग जो है वो रिस्टोर हो जाए। सो कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन को? जी आदिल भाई, इसमें मैं थोड़ी सी बिगर साहब की बात को आगे लेके चलूँगा। देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो हमारी 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो ये हमारी ऑफ कोर्स हम बात करते हैं इस मसले के हल के हवाले से, लेकिन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको हाईलाइट कर लें
कि पाकिस्तान ने जिस तरह ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्टेज के ऊपर अपनी पोजीशन को असर्ट किया है, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विन है डिप्लोमेटिकली. आई मीन आई कैन नॉट ओवरस्टेट इट. लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं जिससे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ. पाकिस्तान हमेशा डिप्लोमेटिक ग्लोबल डिप्लोमेसी में हमेशा पेरीफेरी पे रहा है, आउटस्कर्ट्स में रहा है. हमें एक नैरो लेंस से देखा जाता था, जैसे कि हमें एफ पैक कभी कहते थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान यानी ट्रबल जोन, या फिर आपको साउथ एशिया में, या आपको इंडिया के खिलाफ, यानी थिंग्स लाइक दैट. फिर वो ऑल दोज जो एलिमेंट्स थी उनके साथ आपको कनेक्ट करते थे. लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो अपनी इंडिविजुअलिटी पर उसको पहचाना गया है. उसकी पहचान जो है वो हम देख रहे हैं एज ए पीस मेकर, एज अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल कमिटी ऑफ नेशंस. और ये जो इन्हांसमेंट पाकिस्तान की ग्लोबल स्टैंडिंग में आई है, इसके डिविडेंड्स जो हैं वो सिर्फ इस पीस प्रोसेस में नहीं है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप देखिएगा कि जिस तरह मैं जब बिफोर आई बिकेम एन एम्बेसडर मेरा ताल्लुक मीडिया से रहा, तो मैंने बड़ी तवील अरसे से मैं देखता आया हूँ पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को. देखिए जिस तरह से हमें अप्रिसिएशन लेटर्स और अप्रिसिएशन कॉल्स आ रही थी ग्लोबल वर्ल्ड कैपिटल से, मेरी मेमोरी में नहीं है कि ऐसा कभी हुआ होगा. तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट. और ये क्रेडिट क्यों जाता है कि हमारी जो सिविल मिलिट्री क़यादत है वो एक पेज पे है. हम सुनते थे, आदिल भाई आप भी बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, यू नो, कि हमें कहा जाता था कि वी आर ऑन द सेम पेज, बट इट यूज्ड टू बी लाइक अ क्लीशे या प्रोवर्ब. अब हमें एक्चुअली नज़र आ रहा है कि दे आर ऑन द सेम पेज. और जब आप सेम पेज पे होते हैं, उसके समरात आपको डोमेस्टिकली भी नज़र आते हैं और ग्लोबली भी नज़र आते हैं. नाउ कमिंग टू द सोल्यूशन, देखिए मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट देयर इज़ अ सोल्यूशन अवेलेबल. और वो सोल्यूशन जो है वो इस हवाले से है कि ईरान के अंदर वो एलिमेंट्स जो ये समझते हैं कि ईरान को इस परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर में रहने का फ़ायदा नहीं है. देखिए उनके पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं जितने कि सऊदी अरेबिया गल्फ़ ममालिक के पास हैं. लेकिन आप देख सकते हैं कि गल्फ़ ममालिक ने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से पॉजिटिवली यूटिलाइज़ किया है. यानी वही तेल उनके पास है, उन्होंने अपने ममालिक को एक प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक मॉडल बना दिया है. एक ऐसा मॉडल आदिल भाई जहाँ पे 200 नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं. क्यों आते हैं वहाँ पे? क्योंकि उनको नज़र आते हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़. उसके बरक्स अगर आप ईरान पे देखें तो उनके पास भी उतने ही रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, न जाने उनके पास कितने रिसोर्सेज जिनके बारे में हमको पता नहीं है. प्लस उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं तकरीबन 50 साल से, और उनके बहुत से असासे मुंजमद हैं. तो एक बहुत बड़ा तबका ईरान की गवर्नेंस के अंदर ये समझता है कि हमें इस हालत जंग से बाहर आना चाहिए और हमें फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम तमाम यानी परपेचुअली वॉर के स्टेट में रहें, हम अपने मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो आवाज़ें हैं वो कमज़ोर हैं, वो उस इतनी तवाना नहीं है जितनी कि IRGC का व्यू पॉइंट है. ये वो मेन स्टम्बलिंग ब्लॉक है मेरी नज़र में. लोग कहते हैं स्पॉयलर है, इजराइल ये कर रहा है, वो ये कर रहा है. ठीक है, उनके भी होंगे एजेंडाज, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त इस पर्टिकुलर पीस प्रोसेस में इजराइल जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इररेलेवेंट हो चुका है. स्ट्रेटेजिक इररेलेवेंस जो है वो एक तरह से डिप्लोमेटिक डिफीट होती है आपकी. मैं नहीं कह रहा कि इजराइल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर डायलॉग में इजराइल कहीं नहीं है, उससे कोई मशवरा नहीं कर रहा. पाकिस्तान एक मीडिएटर है और पाकिस्तान नैरेटिव को शेप कर रहा है टुवर्ड्स पीस. और दो जो मेन पार्टीज़ हैं वो कोई आम लोग नहीं बैठे हुए. अमेरिका का कोई अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपको याद होगा, आप देखते आए हैं तवील अरसे से मीडिया को, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का विजिट होता था जब इस्लामाबाद में, तो हम उसके ऊपर भी कितने खुश हो जाते थे. मैं मलिक साहब, यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन. मैं यही बात कह रहा था, अंडर सेक्रेटरी तो आपने फिर भी मतलब उस एक कंट्री की तरह से रिप्रेजेंटेशन, हम तो IMF का डेलीगेशन आना और ना आना डिस्कस कर रहे होते थे कि IMF का डेलीगेशन आएगा नहीं आएगा, और उनका वफ़द पहुंच गया है. सो आई एग्री विद यू कि आप जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ज़ाहिर है वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से है. इस वक्त हमारा टॉपिक ये नहीं है. उनका ये ख्याल है कि जो रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपको पता है ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले जो है, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ पर उनका आया, उससे पहले तो ब्रिटिश पेट्रोलियम और अमेरिका और वेस्ट का रिसोर्सेज के ऊपर समहाउ एक वाया पहलवीज जो है वो कंट्रोल था. लेकिन उसके बाद सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई और हमने देखा कि वो एक डिफरेंट ईरान था, और फिर उसके बाद इनकी एनिमिटी आज 40-50 ईयर्स से यहाँ तक पहुँच गई और ये सिचुएशन हम देख रहे हैं. बट ये दिस इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू. और आप ये बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईरान को अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि रीजन और उनके खुद अपने लिए बेटरमेंट आ सके. बट अब इशू, चैलेंज यहाँ पर यह है कि ये दोनों, एक की सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी है और वो टफ नेगोशिएटर्स हैं, और एक के पास सुपर पावर है इस वक्त.
सो इस इंटरेस्टिंग सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इज्जत भी दे रहा है और पाकिस्तान प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट एंटायर प्रोसेस। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात का टाइम फ्रेम ना देना, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इससे अमरीकी प्रेसिडेंट पर एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ईरान मुज़ाकरात का अमल जो है वो प्रोलॉन्ग कर सकता है। जी शुक्रिया। पहली बात ये कि ओपन एंडेड जो सीज फायर की डेडलाइन उन्होंने दी है वो उसमें एक तो सूरत हाल ये हो सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि टाइम हम सिक्योर कर सकें और दोनों जो कंफ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनके दरमियान एक ह्यूज लेवल ऑफ मिसट्रस्ट है उसको हम थोड़ा सा बिल्ड करने में टाइम लें। दूसरा कि जो अमेरिका ने ईरान को अपनी डिमांड्स डाली हैं, एक तरफ तो उन्होंने डिमांड्स डाली हैं, दूसरी तरफ वो आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोएशन के अंदर लाके उन्हें थोड़ा सा कंपेल कर रहे हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप हमारी डिमांड को मीट करें, और ईरान फिर इन टर्न फुली कंप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि टोटली अभी कंप्लाई नहीं कर रहा। इन टर्न वो अपनी एक मिनट प्रेशर उनके ऊपर डाल रहा है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आज थोड़ा सा उन्होंने जो वसल्स को भी उन्होंने इंगेज किया है, उसमें अपना जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर दोबारा से ब्लॉकेड को वो कह रहे हैं कि हम चैलेंज कर सकते हैं। तो इस सारे बैकड्रॉप के अंदर पहली बात तो जो आपने बारहा की कि पाकिस्तान का जो किरदार है उसको तो सारी दुनिया ने सराहा है, उसको हम भी सराहते हैं, बहुत खुशाइन बात है। तो दूसरी बात, कल पिछले कुछ दिन 2 दिन पहले आपने देखा होगा CDF साहब का जो विजिट था, उसके दौरान 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जिसने पूरी दुनिया को एक होप दी कि जी अब कोई बेहतरी की तरफ राख हुई गई है। नंबर 1 तो ये था कि वहाँ बैठे हुए उनके लेबनान सीज फायर जो है अनाउंस हुआ। नंबर 2 जो है वो ये है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस की जो है ना अनाउंस कर दिया कि हम उसको खोल देते हैं तमाम हर किस्म की गुजरगाहों के लिए। अब ये 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई, तो इसके बीच में मिसट्रस्ट कौन लेकर के आया? ये अमेरिका जो बड़ी पार्टी इसके अंदर है वो खुद लेकर के आया बाय इम्पोजिंग नेवल ब्लॉकेड। ये जो उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस की नाकाबंदी की, इसके बैकड्रॉप में 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि ईरान समझता है कि अगर हम इनकी स्ट्रेट अवे डिमांड जैसे कि अमेरिका हमारे ऊपर लेकर के आया हम मान लें, तो फिर इन टर्न हमारा फ्यूचर क्या होगा, कौन हमारा गारंटर बनेगा, हमारा जो कौन गारंटी देगा कि दोबारा से ये हमारे ऊपर किसी भी किस्म की जो जंग है वो हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ आपको पता है कि उनके न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम और उनका जो इनरिच यूरेनियम है उसको लेकर के मामलात हैं। तीसरा ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के जो अगले मामलात हैं कि उसका कंट्रोल कौन लेगा, उससे जो ना टोल कौन वसूल करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो सारे मामलात हैं, मेरा ख्याल है कि यहाँ तक जो सीज फायर की बात है, सीज फायर तो ठीक है हो गया, आगे हमें उम्मीद भी है कि ये रास्ता आगे के लिए खुल गया और दोनों पार्टीज आगे चलेंगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि रास्ता कठिन है। इस कठिन रास्ते के अंदर दोनों जो अमेरिका और ईरान है उन दोनों को एक दूसरे की एक तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर। आपको लगता है कि अगर किसी एग्रीमेंट पे पहुंचते हैं पीस प्रोसेस में, तो उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट किसी थर्ड पार्टी को देने पर ईरान अग्री करेगा? इसमें देखिए आज सुबह का अगर आपने देखा होगा IAEA के जो है उनकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा है कि अगर बायलैटरली या यूनिलैटरली अमेरिका या सदर ट्रंप साहब अगर कोई भी किसी भी किस्म की डील न्यूक्लियर इशू को लेकर के ईरान के साथ करते हैं तो ये एक इल्यूजन होगा। उन्होंने कहा है कि IAEA जो है एक मेन इदारा है दुनिया का और वो बेसिकली UN लेड एजेंसी है जो कि मामलात को देखती है। किसी भी किस्म का ईरान के साथ जो एग्रीमेंट होगा न्यूक्लियर बेस्ड, उसमें IAEA का किरदार और उसकी इन्वॉल्वमेंट बड़ी जरूरी है। एक तो ये है जिसमें मैं कहूँगी कि ये बायलैटरली या कुछ 2 या 4 इंडिविजुअल बैठ के अगर कोई भी ईरान के साथ मायदा तय करते हैं तो वो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंदर भी जो मायदा हुआ था JCPOA 1 जिसको हम कहते हैं JCPOA, उसमें मल्टीपल पार्टीज EU, US एंड मल्टीपल स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व थे जाके वो मटेरियलाइज हुआ था। तो अगर किसी भी किस्म की डील साइन होती है या कोई भी जो मिडिल ईस्टर्न या एनरिच यूरेनियम आपके ख्याल में वो देगा थर्ड पार्टी को या नहीं, अगर IAEA ऑब्जर्व भी कर? देखें न्यूट्रल थर्ड पार्टी को दे भी सकते हैं। अगर इसमें एजेंसी आती है, IAEA आता है, वो कंट्रोल ले सकता है। कोई भी न्यूट्रल थर्ड पार्टी वो ले सकती है। इसमें देखिए जब आपको पता रशिया टूटा था, वो सारा मटेरियल रह गया था सेंट्रल एशियन स्टेट के टूट गई थी रशिया से, तो बाद में उनको रशिया के हवाले कर दिया गया था, वो मामला सॉर्ट आउट हो गया था। ये मामला कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है, किसी भी थर्ड पार्टी न्यूट्रल पार्टी को उसको एग्री करवा सकते हैं। मुश्किल कहाँ पे आपके ख्याल में, मुश्किल कहाँ पे?
पहले नाकाबंदी तो खुले, फिर हम आगे चलें, कोई बातचीत का रास्ता खुलता है। सो अमेरिकन ब्लॉकेट की वजह से आप कह रही हैं मेन इरिटेंट अमेरिकन ब्लॉकेट है इस वक्त? बिल्कुल जी, मेन इरिटेंट इस स्टेज पे अमेरिकन नेवल ब्लॉकेड है। अगर वो थोड़ा सा खोले तो फिर आगे बातचीत के लिए रास्ता राइट। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंपॉर्टेंट सवाल सामने रखेंगे अपने पैनलिस्ट के आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर साहब, जंगबंदी के बाद ईरान की भी जानिब से 2 जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में रोका गया है। ईरान का अब भी मुतालबा यही है कि नाकाबंदी ख़त्म की जाए वरना कोई ट्रैफिक नहीं गुजरेगा। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की जानिब से नाकाबंदी के खात्मे का फैसला हो सकता है? जिस तरह अभी मलिक साहब भी बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है ईरान ने भी बहुत कुछ करना है, और डॉक्टर फरजाना साहिबा तो कह रही हैं कि रिजवाना साहिबा ये कह रही हैं कि हर सूरत ब्लॉकेट ख़त्म करना होगा यूएस को, तब ये मामला आगे जाएंगे। देखें, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और अगर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वो यही रोज़ाना ये बात कर रहे होंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट से और ईरान के लीडरशिप भी यही बात कर रहे होंगे, दोनों को समझा रहे होंगे कि आप एज ए गुडविल टू क्रिएट एक माहौल साजगार बनाने के लिए, आपने एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए कि इमीडिएटली इसमें स्टेप फॉरवर्ड लें। द फर्स्ट स्टेप हैज़ टू कम फ्रॉम यूएसए की तरफ से, इसलिए कि ईरान ने पहला स्टेप लिया था, स्ट्रेट हॉर्मुज़ को खोल दिया था। अब सेकंड स्टेप उसके बाद फिर ईरान ने यहाँ पर, और अमेरिका ने, आपने देखा कि उन्होंने उसको ब्लॉकेट कर दिया ईरान के एरिए को, तो जिससे ये ज़्यादा स्टैंड ऑफ हो गया। अब अमेरिका अगर इसको खुद गुडविल जेस्चर पहले खोल देता है इसको सबसे पहले, और कह देते हैं कि मैं गुडविल जेस्चर में इसको खोल रहा हूँ बिकॉज वी वांट अ गुड एटमॉस्फेयर बिफोर वी गो फॉर सेट फॉर द डायलॉग, तो ईरान इमीडिएटली स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देगा और एक ट्रैफिक चल पड़ेगी दोनों साइडों की, जिससे दुनिया एक साई ऑफ रिलीफ लेगी कि एटलीस्ट शिप मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। और इसके साथ ही नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली, जो ईरान ने जहाँ से शिप्स पकड़े हैं वो छोड़ देंगे और अमेरिकन ईरानी शिप्स को छोड़ देंगे, क्योंकि ईरान ने 2-3 शिप्स के ऊपर फायरिंग भी की है, वो भी वहाँ पर वो फिर वापस वहाँ से चले गए। तो ये इन 2-3 दिनों में ये बिफोर फ्राइडे दीज स्टेप्स आर वेरी क्रूशल, और ये स्टेप मेरे ख्याल में जितनी भी कोशिश कर रहे होंगे फील्ड मार्शल इस वक्त, वो इसी बात पे कोशिश कर रहे होंगे बिकॉज ये एक सबसे बड़ा इरिटेंट है। अगर ये सेटल हो जाता है तो मेरे ख्याल में देन नथिंग स्टॉपिंग डायलॉग्स एंड नथिंग स्टॉपिंग फाइनलाइजेशन ऑफ द डायलॉग, और एक अकॉर्ड साइन हो जाएगा। राइट जी। डॉक्टर साहब, आप पहले भी आप भी यही बात कर रही थी कि ब्लॉकेड अमेरिका को ख़त्म करना पड़ेगा अपना, ताकि ये बात मामला आगे बढ़ सके। ब्रिगेडियर साहब भी यही कह रहे हैं कि ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, फील्ड मार्शल की तरफ से ये कोशिश हो रही होगी कि किसी तरीके से ये जो ब्लॉकेड है यूएस का या ईरान ने भी जो जहाज़ पकड़े हैं, ये दोनों छोड़ें और ये मामला आगे बढ़े गुडविल जेस्चर के तौर पर, इसी से फिर डायलॉग आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकली क्या लगता है, क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर सकता है, इस ब्लॉकेट को? करना चाहे तो कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि एक तो सीज़फायर जो है उन्होंने एक्सटेंड किया है, दूसरा उनके पास डेफिनेटली अब इतनी वो उस पोजीशन में आ गए हैं कि वो इन टर्न जो ईरान को जो है स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड कर लिया पिछले 3-4 दिन के अंदर हॉर्मुज़ का कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 90% जो है वो ऑयल सप्लाईज चाइना को यहीं से जाती हैं। बिल्कुल, ना सिर्फ चाइना को, बाकी भी तमाम रीजनल कंट्रीज की सप्लाईज यहाँ से गुजरती हैं। लेकिन देखें, जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अभी एस्केलेशन को हमने कंट्रोल किया हुआ है और होल्ड किया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ना बड़ा सख्त किस्म का डेंजरस एस्केलेशन लेडर के पॉइंट के ऊपर हम खड़े हुए हैं। किसी भी मोमेंट के ऊपर ये जो है इरप्शन हो सकती है किसी भी किस्म के दोनों तरफ से अटैक्स की, और फिर ये लीड टू अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन। इस चीज़ का बहुत बड़ा खतरा अटैच्ड है। उसको हमें देखते हुए मैं समझती हूँ कि इस वक्त बाकी जितनी भी पार्टीज हैं जो कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे, मैंने कहा कि गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व थे इस पीस प्रोसेस को इनिशिएट करने में और आगे लेकर के चलने में, सबको पार्टिसिपेटरी रोल पाकिस्तान के साथ मिल करके प्ले करना पड़ेगा। सबको मिल करके अनथक मेहनत करनी पड़ेगी और सबको मिल करके अमेरिका को कन्विंस करना होगा कि उनको भी थोड़ी सी अपनी जो है ना कंसेशन देनी पड़ेगी ईरान को। देखिए, बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलने का मामला है,
जब ये न्यूज़ प्रेसिडेंट ट्रंप के पास गई तो वहाँ पर सुशाइन रिस्पांस लेवल था, लेकिन एडवाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस मौके के ऊपर। उनके एडवाइजर्स ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि अगर हम यहाँ पर ब्लॉकेट नहीं करेंगे तो कंसेशन टेबल्स के ऊपर, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर ईरान को हम अपना उसकी किसी भी किस्म की कंसेशन पर लाने के लिए हम जो ना उनको नहीं ला सकेंगे। इन दिस बैकड्रॉप उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है इन ऑर्डर टू प्रेशराइज ईरान टू मीट द डिमांड। बट सवाल पैदा होता है कि दोनों तरफ पर रास्ता दोनों तरफ से खुलेगा और डिमांड दोनों तरफ से रिलैक्स होनी चाहिए और कंसेशन दोनों तरफ से। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवाना अबसत मौजूद थी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद थे, जावेद मलिक साहब मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ से जो है थोड़ा रिस्ट्रेन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे बढ़कर एक दूसरे को कंसेशंस देने पड़ेंगे ताकि रीजन को और दुनिया को जो है वो रिलीफ मिल सके। आदिल अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।